अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीकेट ईके 2025 केमिस्ट्री सीरीज़ में सेकंड मॉक टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। सेकंड ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का फर्स्ट टेस्ट जो था वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज सेकंड जो है वो टेस्ट सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज था कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेड बाय। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इन 1889 के अंदर, जिसके ज़रिए इन्होंने कैथोड रेज को जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिस्कवर किया था और इसको E/m जो रेशो है इलेक्ट्रॉन का उसको भी इसने डिस्कवर किया था। कभी कभी E/m रेशो पूछा जाता है, कभी कभी हमसे पूछते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज डिटरमाइंड बाय द मिलिकन साइंटिस्ट, जिस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं किसका, एज आइल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। आइल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इस मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जो चार्ज थी -1.6 इंटू 10⁻19 कोलम की। द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो अगर आपसे एनोड रेज का पूछा जाए ना, तो एनोड रेज अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर आप ऑप्शन टिक करेंगे गोल्ड स्टेन का। एनोड रेज का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर प्रोटॉन का पूछा जाए तो फिर आप रदरफोर्ड को क्या करते हैं कि टिक करते हैं, क्योंकि ये एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि एग्जिस्ट करता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है वो एमसीक्यूज है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जेम्स चेडविक साइंटिस्ट थे। 1932 अंदर इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो बेरिलियम प्लेट के ऊपर बम्बार्ड करवाया था, जिसके हिसाब से इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। Which scientist proposed the plum pudding atomic model? प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने दिया था कि जो एक एटम का शेप होता है वो पुडिंग जैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट कि पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर जो होते हैं वो एम्बेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज था वो ये था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स में गोल्ड फाइल का एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अल्फा पार्टिकल्स की स्केटिंग करवाई थी डेंस स्कोर ऑन द बेरिलियम प्लेट्स के ऊपर, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बोर एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो पूरा का पूरा एक सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के ऊपर क्या करता है कि डिपेंड करता है। जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं वो क्वांटाइज एनर्जी रखते हैं। इन्होंने कहा था कि हर एटम के पास जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है कि फिक्स होती है, क्वांटाइज होती है, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस के। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी एटॉमिक मॉडल में से एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड की जो फेल्यूर हमारे पास मेजर थी वो यही थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। इसने कहा था कि जो एटम होता है वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट्स करता रहता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम शो करता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, एटम जो होता है वो डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम क्या करता है कि शो करता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे था वो नील बोर एटॉमिक मॉडल था। हु डेवलप द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का वो दिया था इस शोडिंजर ने दिया था, शोडिंजर वेव इक्वेशंस ने, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एज अ ड्यूल नेचर के हिसाब से क्या किया था कि शो करवाया था वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स के हिसाब से। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट करता है किस चीज़ को, वो करता है कि इट इम्पॉसिबल नोट द एग्जैक्ट पोजीशंस एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, कि आप एक ही जगह पे आप एक इलेक्ट्रॉन्स की ना तो पोजीशंस बता सकते हैं ना तो उसका मोमेंटम। आप एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मोमेंटम फाइंड आउट करें या तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करें। तो इसने ये बताया था कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा पी, जिसके हिसाब से ये क्वांटम मैकेनिक्स इसने अपना दिया था। एमसीक्यूज नंबर 11 जो हमारे पास है बिल्कुल अच्छा एमसीक्यूज था कि विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन्स अपीयर इन द विजिबल रीजन्स। तो वो कौन सी हमारे पास सीरीज ऑफ हाइड्रोजन्स होती है जो विजिबल रीजन्स में होती है, वो होती है बाल्मर।
तो फर्स्ट सीरीज़ जो हमारे पास है वो है लाइमन। लाइमन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट होता है, और बाल्मर में क्या होता है कि विजिबल सीरीज़ होती है। सब मैं पॉइंट्स बताता हूँ इनकी। n=2 में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि जंप करता है, कहाँ से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से या सेवन से। उसके बाद द लाइमन सीरीज़ इन लाइन्स। तो लाइमन सीरीज़ में अल्ट्रा वायलेट रीजन्स होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में से, कहाँ से, सेकंड से फर्स्ट में या थर्ड से फर्स्ट में या फोर्थ से फर्स्ट में। n1 जो होता है हमारे पास वो 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि जो पेस्टन सीरीज़ होती है इज़ ऑब्जर्व इन द इंफ्रारेड रीजन के अंदर से होती है। पेस्टन्स, लाइमन और बाल्मर जो हैं ये दो हैं, एक यूवी और विजिबल में, बाकी जो तीन हैं वो तीनों के तीनों इंफ्रारेड जो होते हैं इनमें शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि व्हेन यहाँ पे है कि द स्पेक्ट्रल लाइन्स करिस्पॉन्ड द n=3 टू n=2। अगर n=3 से n=2 में आ रहा है तो हम उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज़ का नाम देते हैं, क्योंकि n=3 से अगर 1 में आता तो आप लाइमन कहते हैं, n=2 में आ रहा है तो ये बाल्मर सीरीज़ ही कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास 15 एमसीक्यू जो था वो ये था कि विच फार्मूला यूज टू द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो राइडबर्ग कांस्टेंट इक्वेशन जो होती है ना, वो ये फार्मूला है इसका RH, और इसको हम यूज़ करते हैं 1/n1² माइनस में क्या होता है कि 1/n2² होता है। ये इक्वेशंस हम यूज़ करके हम वेवलेंथ जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज था कि नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 16 है कि हु प्रपोज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्या किया था कि डिस्कवर किया था। ये भी चीज़ क्लियर हो के प्रपोज किया था द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज वेरीफाइड बाय, तो इन्होंने डेवियंट्स एंड जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इसको वेरीफाइड करके दिया था कि वाकई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों नेचर्स में एग्जिस्ट करता है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रेक्शन क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि द क्वांटम नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वांटम नंबर्स पे एमसीक्यू पहला हमारे पास क्या है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर होता है जो ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, अजम्पशल क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। और जो अजम्पशल क्वांटम नंबर होता है शेप ऑफ सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करके देता है। बात करें श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस की, तो वो बेस है टोटली मैकेनिक्स वेव के ऊपर क्या करती है कि डिपेंड्स करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी नहीं कह सकते, क्वांटम थ्योरी प्लांट्स क्वांटम की है। तो ये वेव फंक्शंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्या करती है, डिपेंड्स करती है। इन ऑर्बिटल जो होता है डिफाइंड इज द, ऑर्बिटल डिफाइन करता है कि वो रीजन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हम उसको नाम देते हैं किसका, एज ऑर्बिट का, ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पे ऑर्बिटल्स होता है। अगर हम बात करें व्हिच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन, तो ये साइंटिस्ट था प्लांक्स। प्लांक्स ने क्या किया था कि ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते हैं वो जब एनर्जी इमिट करते हैं तो वो एक क्वांटम फॉर्म में करते हैं, फोटॉन्स फॉर्म में करते हैं, तो उनकी फिक्स होती है, जिसका फार्मूला इन्होंने बताया था कि E=hf। ई एनर्जी को शो कर रहा है, H प्लांट्स कांस्टेंट है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन को शो करता है। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स को क्या करता है कि शेयर करता है। एटॉमिक नंबर को Z के साथ शो करते हैं, Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मास है वो है 9.109 × 10⁻³ किलोग्राम्स होता है। अगर 28 होगा तो वो ग्राम्स होगा, 25 होगा तो मिलीग्राम्स होगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक एमसीक्यू जो था वो ये उग जाएगा। 20 जो 4 है, अगर हम 24 की बात करते हैं तो 24 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड एनर्जी लेवल। तो ऑर्बिटल्स का फार्मूला होता है n², ये फार्मूला याद रखना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है कि 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब सेकंड में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं।
थर्ड में 9 आर्बिटल्स होते हैं, 5 में 25 होते हैं, 6 में 36 आर्बिटल्स होते हैं, 7 में 49 आर्बिटल्स होते हैं। तो इस हिसाब से आप एन स्क्वायर जो है फार्मूला यूज़ करके आप आसानी से बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है स्टेट करता है किसको, कि इससे पाली साहब ने कहा था कि जो एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर एक ये इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से, नो टू इलेक्ट्रॉन्स है वह सेम फॉर क्वांटम नंबर्स है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका हो ही नहीं सकता कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और हमारे पास इसमें एमसीक्यूज़ हैं कि यहाँ पे डिटेल में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन से बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ज मास रेशो जो होता है वो जे थॉमसन ने बताया था। द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, 1 AMU के बराबर होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन मास चैडविक ने डिस्कवर किया था। द लास्ट डिस्कवर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, लास्ट था ये। द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम वाज एस्टेब्लिश बाय द, ये जो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स में, कि एक न्यूक्लियस भी क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स का। जो मास होता है वो सम होता है किसका, प्रोटॉन्स का प्लस में न्यूट्रॉन का सम होता है। अगर बात करें हम दूसरे की कि द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द 1, एन इज इक्वल्स 1 जो होता है वो फर्स्ट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोर ऑर्बिट के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। विच क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो होता है अजम्पथल क्वांटम नंबर्स। अजम्पथल क्वांटम नंबर्स ने हमें बताया कि एक शेप क्या होगा ऑर्बिटल्स का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकंड एनर्जी लेवल, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है कि 4 होता है, तो 4 ऑर्बिटल्स इसमें क्या होंगे कि एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिटल्स वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो थर्ड ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका वैल्यूज हमसे पूछ रहा है। तो हम n इज इक्वल्स 3 है, तो 3 में से 1 करेंगे माइनस, तो हमारे पास जवाब हो जाएगा 2। तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटम नंबर्स डी जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 को शो करता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल्स, तो एफ सबशेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपका ये वाला फार्मूला होगा 2L प्लस में 1 वाला फार्मूला ये यूज़ करेंगे। तो 2 यहाँ पे 2L की जगह पे आप जो रखेंगे वो 3 प्लस में 4, तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है, क्योंकि एफ ऑर्बिट के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है द हाईएस्ट एनर्जी, तो जो गामा रेज होते हैं उनकी हाईएस्ट होती है। गामा के बाद एक्स रेज होते हैं, एक्स रेज के बाद जो होते हैं वो यूवी होते हैं, उसके बाद होते हैं रेडियो वेव्स की कम से कम है, बिल्कुल कम। उसके बाद क्या है कि द कलर लाइट विद द शार्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर शार्टेस्ट जो वेवलेंथ होती है, शार्टेस्ट वेवलेंथ उसकी होगी जिसके पास एनर्जी ज़्यादा। तो ये चीज़ क्लियर हो, वेबगोर कलर जो होते हैं ये 7 कलर्स हैं वेबगोर। उसके बाद OR, तो ये जो वायलेट है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। जो रेड होता है इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमसे कह रहा है कि द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन द यूवी, तो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन्स में शो करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमारे पास ये एमसीक्यूज पूछा जाता है, वो ज़्यादा फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम इमिट्स एनर्जी, तो हमेशा कब, जब हमारे पास n=3 टू n=2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जब क्योंकि n=1 टू n=3 के अंदर जज़ब करता है, तो 2 से 5 में भी जज़ब करेगा, 4 से 6 में भी जज़ब करेगा। इमिट तब करेगा जब बाहर से आएगा इलेक्ट्रॉन्स। इन एन एटम विच क्वांटम नंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीमन इफेक्ट यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिटिंग को क्या करता है कि शो करता है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है वो है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस में भूल चुका हूँ, ऑप्शंस नहीं दिए, चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट एमसीक्यूज में जब मैं इन चीज़ों को सॉल्व करवा दूंगा।
तो बात करते हैं द वेव फंक्शंस क्वांटम नंबर मैकेनिक्स जो है वो रिप्रेजेंट किसने किया किया था। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड के बारे में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस थी उसके अंदर ये दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मैक्सिमम वेयर इज द मैक्सिमम जो होगा, क्लियर, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी रीजन्स जो होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू, वजह क्या होती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इस चीज़ को क्या किया था कि एक्सप्लेन किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पाया नहीं जाता। उसके बाद इस चैप्टर के साइज़ के हिसाब से थोड़े से एमसीक्यूज हैं, क्योंकि रदरफोर्ड नीलबॉर्न ने साइज़ बताई है। तो एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड क्या होता है कि डिक्रीज़ होता है, क्योंकि अक्रॉस पीरियड में जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियड सेम होता है, तो इस वजह से साइज़ डिक्रीज़ होती है। आयोनाइजेशन से एनर्जी हाईएस्ट होती है किसकी, नियॉन एलिमेंट्स की, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल नहीं सकते। वो ज़्यादा फॉर स्मॉलेस्ट साइज़, तो सोडियम क्लोरीन नेगेटिव। एक चीज़ क्लियर करें कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम के पास बाकी बचे 2 शेल, और क्लोरीन के पास तो 2 हैं, क्लोरीन नेगेटिव ज़्यादा, तो हमारे पास सोडियम बी जो है पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। केटाइन स्मॉलर होगा तो एनाइन लार्जर होता है, ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। साइज़ केटाइन को क्या करता है कि स्मॉल करता है, केटाइन जो होती है साइज़ को स्मॉल करती है, एनाइन जो होती है वो ज़्यादा करती है। विच आइन हैज़ द हाइएस्ट पेंटिरेशन पावर, तो सबसे ज़्यादा जो पेंटिरेशन पावर है वो है बीटा पार्टिकल्स का होता है। लास्ट MCQ सॉल्व करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम। प्रोटियम जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे हम MCQs को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो होगा केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।